Bismillahirrahmanirrahim. A very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. हम लोग बेटा लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक दफ़ा सारे को रिव्यू करिए, उसकी डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए और जिस अंदाज़ में मैंने बताया है उसको उस तरह तैयार कीजिए और जिस तरह मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, उसके पॉइंट्स बनाए हैं, वो सारे आपने कर लिए हैं, राइट। अब हम बेटा शुरू करते हैं 269 पेज पे। मैकेनिज़्म लिखा हुआ है, मैकेनिक्स ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग इन मैन। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस का टॉपिक है। इस सारे टॉपिक को हमें एक दफ़ा गो थ्रू करना है बुक से और उसके बाद हम एक डिफरेंशिएटिंग सवाल बनाएंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के ऊपर। तो अब हम शुरू कर रहे हैं ब्रीथिंग पे। Breathing is a process in which fresh air containing more oxygen is pumped into the lungs and air with more carbon dioxide is pumped out of the lungs। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे क्लियर कर दें, वो क्या है, ब्रीथिंग क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हवा को इनटेक करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है। कितनी होती है बताएं? पहले भी मैंने बताया, फिर बता रहा हूँ। इंस्पायर्ड एयर होती है 21%, राइट, मतलब ऑक्सीजन की मिकदार बता रहा हूँ आपको। और वंस इट इज़ यूज्ड, इंस्पायर्ड में चलें, कार्बन डाइऑक्साइड की भी कर लें, 0.04% CO2। अब आ जाएं एक्सपायर्ड एयर में। एक्सपायर्ड एयर में 0.04% या यू कैन से वंस, अच्छा पहले ऑक्सीजन की लिख देता हूँ आपको, 16% ऑक्सीजन एंड 4% CO2। तो ये हमारे पास दो मेन वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई इंस्पायर्ड एयर की और दूसरी आ गई एक्सपायर्ड एयर की। इंस्पायर्ड एयर में 21% जो है वो एयर ऑक्सीजन होती है एयर में, और जब यही एयर हम एक्सपायर करते हैं तो 16% रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन से हमने इतनी हवा खारिज कर दी। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया मेरे बच्चों? दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड लाइन में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, ब्रीथिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ टू फेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, अब इंस्पायरेशन में क्या होता है, फ्रेश एयर मूव्स इन, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, एयर विद लो ऑक्सीजन एंड हाई CO2 मूव्स आउट ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग रेस्ट ब्रीथिंग अकर्स रिदमिकली एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ, कितना रिदमिकली, रेस्ट के ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 से 20 टाइम पर मिनट। और अगर मैं आपसे कहूँ एक्सरसाइज के वक्त कितनी हमारी ब्रीथिंग रेट की फ्रीक्वेंसी होती है, तो 30 से 40 टाइम पर मिनट, राइट, 30 to 40 और ये 15 से 20। To understand the mechanism of breathing, we should keep in mind 3 aspects related to lungs and associated structures। ठीक है, अब ये बेटा MCQs हैं सारे, ये बेसिकली ये MCQs नोट कर लीजिए, इनको रजिस्टर्स में लिख लीजिए, और जो मैं नेक्स्ट MCQs बता रहा हूँ उनकी भी एक अरेंजमेंट बना लें। पहला, lungs are spongy in nature। The lungs themselves neither pull air in nor can they push it out। ठीक है, लंग्स ना तो खुद हवा अंदर खींच सकते हैं, ना ही हवा बाहर निकाल सकते हैं। नया पॉइंट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पैसिव एक्सपेंशन ऑफ इलास्टिक लंग्स अकर एंड एक्सपायरेशन इज ड्यू टू पैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। इंस्पायरेशन में क्या होता है, पैसिव एक्सपेंशन ऑफ लंग्स होती है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, पैसिव कंट्रैक्शन ऑफ लंग्स होती है। अच्छा, क्या ये पैसिव है? तो ये वर्ड सही करिए, इंस्पायरेशन एक्टिव में वे में होती है और एक्सपायरेशन डेफिनेटली पैसिव में होती है। एक दफ़ा करके देखें,
तो व्हाट इज इंस्पायरेशन? द पैसिव एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। एंड व्हाट इज एक्सपायरेशन? द इंस्पायरेशन मैं फिर रिपीट कर दूं, पैसिव वर्ड लिखा हुआ है किताब में, इसको एक्टिव कर लो और एक्सपायरेशन को पैसिव कर दो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड डायाफ्राम। ठीक है, विच इज़ अ मस्कुलर शीट। The shape of the diaphragm is more dome-like when its muscles are relaxed. On the other hand, when the muscles of the diaphragm contract, its shape becomes less dome-like. अच्छा, फ्लोर इसकी चेस्ट कैविटी की क्या है? डायफ्राम है, जो एक मस्कुलर शीट है। इसकी शेप ज़्यादा डूम लाइक होती है जब इसके मसल्स रिलैक्स होते हैं, और इसकी शेप लेस डूम लाइक होती है जब वॉल्यूम बढ़ता है। इंस्पायरेशन में डायफ्राम, चलिए इसको मैं बाद में लिखता हूँ, पहले ये देखें इधर। अगर इन केस ये है ना आपके पास एक सारा प्लूरल कैविटी या थोरेसिक कैविटी, ये है डायफ्राम, दिस वन डूम शेप्ड स्ट्रक्चर। जब भी इंस्पायरेशन होती है तो डायफ्राम डाउनवर्ड पुश होता है, राइट, लाइक दिस, जिसकी वजह से अंदर वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अच्छा बेटे आगे। द शेप ऑफ द डायफ्राम इज मोर डूम लाइक व्हेन इट्स मसल्स आर रिलैक्स्ड। ऑन द अदर हैंड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट्स शेप बिकम्स लेस डूम लाइक। थर्ड पॉइंट, walls of the chest cavity are composed of ribs and intercostal muscles. वॉल्स जो हैं वो कंपोज किससे हुई हुई हैं? रिब से और इंटरकॉस्टल मसल से। अच्छा, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं? जो रिब्स को सराउंड करते हैं और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। व्हेन मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट द रिब्स आर एलिवेटेड, एंड व्हेन द मसल्स बिटवीन द रिब्स आर रिलैक्स्ड द रिब्स सेटल डाउन, लाइक दिस। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्शन होगी, एक्सपायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ये पैसिवली होगा, और जो भी अंदर एयर ट्रैप है वो सारी बाहर निकल जाएगी। नाउ फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज्ड इन 2 ways। कौन से तरीके हैं? पहला, द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट and elevate the ribs upward and forward. Second point, the muscles of the diaphragm also contract and diaphragm becomes less dome like. ये शेप क्या है? ये डूम लाइक। लेस डूम लाइक का क्या मतलब है? कि ये नीचे को जाएगा और अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा चेस्ट कैविटी में। नेक्स्ट पॉइंट, this downward movement of diaphragm and upward and outward movement of the ribs causes increase in the chest cavity। ठीक है, अच्छा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, and reduces the pressure। कौन सा प्रेशर? लंग्स को पल्मून्स बोलते हैं, राइट, और इनके गिर्द जो मेम्ब्रेन होता है उसको प्लूरा बोलते हैं। तो प्रेशर कम करने का क्या मतलब है? इंट्रा प्लूरल प्रेशर विद इन द प्लूरा, जो मेम्ब्रेन है, वो प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द प्रेशर फ्रॉम द लंग्स इज रिमूव्ड दे एक्सपैंड। नेक्स्ट पॉइंट, विद द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स वैक्यूम इज क्रिएटेड इनसाइड द लंग्स in which the air rushes from the outside due to higher atmospheric pressure। अब क्या होता है? दिस होल प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन या टेकिंग इन ऑफ एयर अकर्स। अब मैं आपको इसको एक टेबुलेटेड वे के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ इंस्पायरेशन को देखिएगा। व्हाट इज इंस्पायरेशन? टेकिंग इन ऑफ एयर। कौन सी हवा? जिसमें बस यही 2 गैसेज होंगी, बस यही 2 होंगी। क्या हमारी नाक में एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने देता है और नाइट्रोजन को रोक देता है? आंसर इज़ नो। हमारी नाक में ऐसा कोई भी फ़िल्टर मौजूद नहीं है। व्हाट नेक्स्ट देन? फिर ये क्या है जो ये एक्सप्लेन कर रहा है? ये बेटा ये बता रहा है कि जब भी हम इंस्पायर करेंगे
या एक्सपायर करेंगे, दोनों ही सूरतों के अंदर हवा मुकम्मल जाएगी अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इंटरकॉस्टल मसल्स, कौन से मसल्स? जो रिब मसल्स हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नेक्स्ट, रिब्स एलिवेट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड या आउटवर्ड, बाहर को निकल आती हैं। एक आधी दफ़ा इस मैकेनिज्म को समझने के लिए खुद करके देखना, डीप ब्रीथिंग करें। मुंह मैंने इसलिए खोला है सो दैट आपको आइडिया हो, वैसे देख लें, लाइक दिस, राइट। दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक प्लेस। अच्छा, तो रिब्स आउटवर्ड मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट, डायाफ्राम ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है, शेप ऑफ डायाफ्राम becomes less डूम लाइक। ठीक है, लेस डूम लाइक हो जाता है। ये है बेटा डूम लाइक, लेस डूम लाइक का मतलब ये नीचे को आ जाता है, लेस डूम लाइक। ठीक है। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट देन, इंट्रा प्लूरल प्रेशर रिड्यूसेस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपको मज़ीद गाइड करूँ तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760 mm ऑफ मरकरी। तो रिड्यूस होने के बाद ये बेटा कितना हो जाएगा, एक कम कर लो, ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ और एम कैट के लिए, 759 mm ऑफ मरकरी। ये बेटा बेसिक लॉजिक के ऊपर मैंने आपको बताया। जब इंट्रा पल्मोनरी या इंट्रा प्लूरल प्रेशर, मोर बेटर वर्ड ये है, रिड्यूस करेगा, इस सब की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। ठीक है, अंदर स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। व्हाट नेक्स्ट देन, एयर रशेस इन, हवा तेजी से अंदर को मूव करेगी। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस, द एंटायर प्रोसेस टेक प्लेस। ये हमारे पास है इसका सारे का मुकम्मल। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर इज नोन एज इंस्पायरेशन। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स एलिवेट होती हैं अपवर्ड और आउटवर्ड, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, शेप ऑफ डायाफ्राम जो है वो लेस डूम लाइक हो जाती है, इंट्राप्लूरल प्रेशर रिड्यूस हो जाता है 759 mm ऑफ मरकरी तक, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी भी इंक्रीज कर जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि हवा बाहर से अंदर को रशन करती है, राइट। दिस इज हाउ द प्रोसेस टेक प्लेस। अब हम आते हैं सेकेंड हाफ की तरफ। ये तो था इंस्पायरेशन या मूविंग इन ऑफ एयर। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपायरेशन या गिविंग आउट ऑफ एयर। कैसे? अच्छा, पहले तो बताओ कि एक्सपायरेशन का दूसरा नाम क्या है। एक्सपायरेशन का दूसरा नाम है एक्सहेलेशन, राइट। एक्सपायरेशन का दूसरा नाम क्या है? एक्सहेलेशन। और व्हाट हैपन्स इन दिस इज, अब अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट अरेंज करें तो वो कैसे करेंगे? एक्सपायरेशन में इट इज गिविंग आउट ऑफ एयर, हवा का खारिज होना। दिस इज एक्सपायरेशन, राइट। द वे मैंने आपको बताया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कैसे होती है। अब क्या होगा इसमें, पॉइंट टू पॉइंट देख लें। इंटर कॉस्टल मसल्स रिलैक्स, राइट। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। व्हाट नेक्स्ट देन, रिब्स मूव इनवर्ड एंड बैकवर्ड
यानी कि वापस को आती हैं बेटा। ठीक है, देखिए बेटे इस तरह ना, जिस तरह मैं बनवा रहा हूँ ये पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह ये आपकी किताब में बना नहीं हुआ। अगर आप ये नहीं बनाते हो तो फिर आपको इसकी प्रॉब्लम होगी, आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस तरह की डेवलप नहीं होगी। तो इस तरह इसको बना लीजिए सो दैट आपको क्लियर हो जाइए। डायाफ्राम रिलैक्सेस, डायाफ्राम रिलैक्स होता है। शेप ऑफ डायाफ्राम व्हाट बिकम्स डूम लाइक, अगेन वो डूम लाइक हो जाता है। सुभान अल्लाह, देखें किस तरह का मैकेनिज्म है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, खुद कार चल रहा है। आप अपना सांस कितने देर रोक सकते हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता हो, 2-4 मिनट से ज़्यादा रोकना बहुत मुश्किल होता है। सो इस प्रोसेस में जिस तरह आप सांस लेते हो और सांस खारिज करते हो, ये है रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म। कफिंग, खांसी आना भी अगेन एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है, जिसमें एक प्रॉपर एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो हवा खारिज होती चली जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, अब इंट्रा प्लूरल प्रेशर पहले कम हुआ था, अब यहाँ पे इंट्रा प्लूरल प्रेशर इंक्रीजेस टू 761 mm मरकरी। क्या मतलब 761 मिलीमीटर ऑफ मरकरी? 761 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 760 से ऊपर जाते हुए जो है वो जब जैसे 1 mm ऑफ मरकरी बढ़ता है तो वैसे ही आई फील लाइक, या आप सब भी फील करोगे कि अंदर से एक पुल क्रिएट होता है। ठीक है, इस पुल की वजह से जो वॉल्यूम है चेस्ट कैविटी का वो डिक्रीज़ करता है। वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी जो पहले इंक्रीज़ कर रहा था अब वो डिक्रीज़ करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, हवा एक्सपेल आउट हो जाएगी। ये है मेरा बेटा क्लासिकल वे टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स। ये है वो तरीका जिसके अंदर एक सीक्वेंस के अंदर आप इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो और तैयार कर सकते हो। मैं ज़रा एक्सपायरेशन आपको रीडिंग थोड़ी सी करवा दूं, फिर एक दफ़ा इसको सम अप करता हूँ। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द मसल्स ऑफ रिब्स आर रिलैक्स्ड। कौन से मसल्स? इंटरकॉस्टल मसल्स। एंड द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इसकी वजह से क्या होता है कि रिब्स जो हैं वो डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस वे फ्रॉम द साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी द स्पेस बिकम्स लेस। अब स्पेस कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एट द सेम टाइम द मसल्स ऑफ डायफ्राम ऑल्सो रिलैक्स बिकमिंग मोर डूम लाइक। इसकी वजह से क्या होता है कि डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और डायफ्राम वापस डूम लाइक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, और स्पेस भी कम होगी। दिस रिडक्शन इन स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी exerts pressure on the lungs, right? Next point, when lungs are pressed, the air inside the lungs move out of the lungs. अब जो lungs press होते हैं, जो हवा अंदर होती है वो बाहर को move कर जाती है और इसको बोलते हैं expiration, right? Giving out of the air. And this is how the whole process of inspiration and the expiration take place. अभी एक दफ़ा फिर मैं आपको ये रिकैप कर दूँ। इंस्पिरेशन में आप करके देखो, एक्टिवली कर रहे हो आप इसको। एक्सपायरेशन में आप खुद नहीं कर रहे हो, ये खुद ही होता जा रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज़ एक्टिव, दिस इज़ पैसिव, राइट? याद रखिएगा इसको। इसमें इंस्पिरेशन में होता क्या है, हवा का इनटेक होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे इंस्पायरेशन में, वहाँ पे रिलैक्स हो रहे हैं। यहाँ पे रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड और अपवर्ड आ रही हैं, वहाँ पे इनवर्ड और बैकवर्ड जा रही हैं। यहाँ पे डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी जो स्केलेटल मसल से बना हुआ है, वहाँ पे डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो रहा है।
यहाँ पे डायफ्राम जो है उसकी शेप लेस डूम लाइक हो रही है, वो नीचे को जा रहा है, और वहाँ पे जो डायफ्राम है उसकी शेप जो है वो डूम लाइक हो रही है। नेक्स्ट है इंट्राप्लूरल प्रेशर रिड्यूस हो रहा है 759 mm ऑफ मरकरी तक जा रहा है, और यहाँ पे जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है 761। दोनों सूरतें क्या शो कर रही हैं, ये खींच रहा है हवा को, ये खारिज कर रहा है हवा को। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस इज अकरिंग। वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीज करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हवा अंदर को रशन कर रही होती है और वहाँ पे हवा जो है वो एक्सपेल आउट कर रही होती है। क्लियर हुआ बेटे सारा मुकम्मल मेरे बच्चों, कोई हर्डल तो नहीं आया? दिस इज हाउ द होल प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक हो गया? अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक येलो बॉक्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। एज सच को डायग्राम यहाँ पे प्रॉपर नहीं बनी हुई है। मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप ये रिब्स वाली इतनी बड़ी डायग्राम बनाएं जिसमें कोई प्रॉपर समझ भी नहीं आ रहा। अगर आप फिर भी कोई बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 3, 7, 10 और 13 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, तो ये वो चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग नहीं आना। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पे जो टॉपिक जिस तरह लिखे हुए हैं आप उसको डायग्राम के बगैर भी जो है वो करोगे तो उसके अंदर आपको बेसिकली जो है वो शॉर्ट वाइज इसको प्रेजेंट करना है बोर्ड में। अच्छा, एक कंडीशन है 270 पे इन प्री मेच्योर इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम स्पेशली फॉर इन्फेंट्स विद अ गेस्टेशन एज ऑफ लेस देन 7 months। प्री मेच्योर इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम PIRDS इसको बोलते हैं। ये उन इन्फेंट्स में होता है जिसमें गेस्टेशन एज, व्हाट इज गेस्टेशन एज? प्रेगनेंसी। प्री, मैं पहले आपको ये वर्ड लिख दूं, कुछ बच्चे वर्ड लिखते हुए प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। प्री मेच्योर इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये कब हो रहा है? ये उन इन्फेंट्स में चल रहा है जिनकी गेस्टेशन एज लेस देन 7 months है, राइट? लेस देन 7 months इनकी गेस्टेशन एज होती है। ठीक हो गया? इनमें होता यानी कि इनके प्री मेच्योर बर्थ है, बेसिकली वक्त से पहले दुनिया में आ गए। इन बच्चों में होता क्या है? कॉज दिस अकर्स बिकॉज enough surfactant. What is surfactant? Mixture of lipoprotein molecule produced by secretory cells of alveolar epithelium, ठीक है, which forms a layer over the surface of fluid within the alveoli to reduce the surface tension. केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप लोग। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस के ऊपर एक खिंचाव प्रोड्यूस होना। इनमें होता क्या है कि यहाँ पे इनफ सरफेक्टेंट मिसिंग है, राइट? व्हाट इज सरफेक्टेंट? लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्स का मिक्सचर, ये यहाँ पे मिसिंग है, जिसकी वजह से व्हाट हैपन्स इज कि चूँकि अब ये मिसिंग है सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो लिपोप्रोटीन है, इसकी वजह से इंक्रीज करती है सरफेस टेंशन, खिंचाव। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट बच्चे को सांस लेने में शदीद प्रॉब्लम फेस होती है, राइट? और अब क्या होता है कि यहाँ पे कलेप्सिंग वाली सिचुएशन बन जाती है, यानी कि लंग्स के कलेप्स होने का ख़तरा होता है, ठीक है? अब फिर क्योंकि वो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द लंग्स टू कलेप्स। अब अगर अनफॉर्चुनेटली लंग्स कलेप्स कर जाएं छोटे बच्चे के जो अभी दुनिया में आया ही है, तो बेटे उसकी तो फ़ौरन डेथ हो जाएगी, वो तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले इस बीमारी का शिकार है और इसमें तो वक्त नहीं उसका दुनिया में आने का पूरा हुआ, यानी कि प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर ये मसला डिफेक्ट आ गया। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल बेटा ये है कि इस ऐसी कंडीशन में और इस सिचुएशन में उन बच्चों को यूजुअली इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है। स्पेशली डिज़ाइंड इंक्यूबेटर्स होते हैं जिनके अंदर वंस उनको कीप किया जाता है, तो वो यहीं पे मौजूद रहते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ता वक्त है कि या जब तक बेसिकली जो है वो
ये सारा जो प्रोसेस है वो सबसाइड ना हो जाए और एक बेहतरीन अंदाज में ये कंप्लीशन की तरफ ना चला जाए। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस विद रिगार्ड्स टू प्रीमेच्योर इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। हम ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाद में करेंगे। मैं आपको सिर्फ इस वक्त जो है वो छोटा सा एक टॉपिक करवा रहा हूँ, रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के नाम से। ठीक है, क्या करवा रहा हूँ? रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स 274 अगेन फॉर द MCQs। Various types of respiratory pigments are present in different animals. What are pigments? Coloring agents को pigments बोलते हैं। The pigment combines with oxygen reversibly and increases the oxygen carrying capacity of the blood. Next point, hemoglobin is the most important protein present in many animals including the man. Next point, hemoglobin in man increases the oxygen carrying capacity of the blood to about 75 times. hemoglobin इंसानों में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है कितना? 75 गुना। ठीक है। और सेकंड है हमारे पास क्या? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज हेमोग्लोबिन लाइक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट अक्रिंग इन मसल फाइबर्स। ठीक है। मायोग्लोबिन का दूसरा नाम क्या है? मसल हेमोग्लोबिन। It serves as an intermediate compound for the transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic processes of the cell. ठीक है। Number 2, it can store some oxygen in it. Number 3, myoglobin consists of just one polypeptide chain, very important MCQ, associated with one iron containing ring structure, which can bind with one molecule of oxygen. लास्ट पॉइंट, MCAT की 6 दफ़ा ये स्टेटमेंट है, द अफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज मच हायर एज कंपेयर टू द हेमोग्लोबिन। ठीक है बेटे। अब क्या कह रहा है ज़रा मैं ये सम अप करूँगा बोर्ड के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बनाया आपके लिए ये आपने सारा नोट कर लिया होगा, ये आपको मिस आउट नहीं हुआ होगा। हीमोग्लोबिन, अब ये ज़रा काम के पॉइंट्स हैं, ये सुन लें। हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है। ग्लोबिन को रिव्यू करें तो इसमें 574 अमाइनो एसिड्स हैं। ये 2 अल्फ़ा 2 × 141 282 और 2 बीटा चेन्स में अरेंज हैं 2 × 146 292। राइट, टोटल क्या हो गया? 574। अगेन मैंने लिख दिया। ये 4 चेन्स हैं हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 हीम भी होंगे जो इन सब चेन्स के साथ अटैचमेंट शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। ये 4 हीम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी यहाँ पे कैरी कर रहे होंगे। राइट, ये 4 जो हीम हैं ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी यहाँ पे कैरी आउट या कंबाइन होकर इनके साथ ट्रेवल कर रहे होंगे। और ये लाइन याद रखनी है, हेमोग्लोबिन इंक्रीजेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू अबाउट 75 टाइम्स। सही है, 75 गुना ये कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहा है 75 टाइम। और हेमोग्लोबिन होता कहाँ पे है? इट इज़ प्रेजेंट इन द RBCs ऑफ मैमल्स। आप ह्यूमंस की बात कर रहे हो तो ह्यूमंस पे रह लो। ठीक है बेटा, ये मेन पॉइंट्स हैं प्योरली MD-CAT के लिए। ये किताब में भी लिखे हुए हैं, इंटर में भी काम आएंगे, नोट कर लें इन चीज़ों को, काम आएंगी आपके। अब आ जाओ सेकंड के ऊपर, मायोग्लोबिन। इसको बोलते हैं मसल हीमोग्लोबिन। राइट, मायोग्लोबिन या मसल हीमोग्लोबिन ये वो है जो मसल्स के अंदर होता है और इसको ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फॉर मसल सेल। तो इसकी मेन जगह क्या है? मसल सेल। अगला पॉइंट क्या है कि इसमें सिर्फ एक हीम ग्रुप होता है और एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, एक हीम ग्रुप और एक पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हीम ग्रुप है और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप आगे बढ़ जाएं। मायोग्लोबिन की जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है वो एक हीम ग्रुप के साथ मिलती है, इसलिए एक ही
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या 2 ऑक्सीजन एटम ये अपने साथ बाइंड कर सकता है, तीसरा नहीं, मतलब 2 से ज़्यादा ये बाइंड नहीं कर सकता। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है, लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पास मच मोर अफिनिटी है, अफिनिटी बहुत ज़्यादा है बाइंड करने की, बट इस बेचारे का मसला क्या है कि इसके पास एक ही हीम ग्रुप है, और एक हीम ग्रुप होने की वजह से ही ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या 2 ऑक्सीजन एटम को यहाँ पे बाइंड आउट कर सकता है। सो दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन एंड ऑल द रिलेटेड एस्पेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, ये हमारे पास एक मुकम्मल टॉपिक जिसके ऊपर मैंने आपको कोशिश की कि सारा समझा दूं, ब्रीफ आउट कर दूं। ये MCQs हैं, इन सब को नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव था, इसमें हमने इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को डिफ्रेंशिएट किया, उसको समझा, उसको क्लियर किया, और इसी तरह ये सारा जो है MCQs के लिए भी क्लियर अप किया। घर बैठ के इसको पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले इस सारे को गो थ्रू करेंगे, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।